हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं आज एक नए वीडियो सेगमेंट में जिसका नाम है क्लैमाइडोमोनास। क्लैमाइडोमोनास की मैं बात करूं तो इसे हम एक कंप्लीट एल्गा के रूप में जानते हैं और ये टीजीटी पीजीटी के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, साथ में ग्रेजुएशंस के लिए भी बहुत ज़्यादा। अगर मैं पहले स्पेशली आपसे बात करूं तो ग्रेजुएशंस वाले बच्चे जो है उनके लिए तो सारे डेटा इसमें रहेंगे ही, साथ में से काफ़ी ऐसे इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं जो आपके टीजीटी पीजीटी जैसे एग्जामिनेशंस में भी आपको देखने को मिलते हैं। नीट के बच्चे हैं तो वो भी इस एल्गे के बारे में जान सकते हैं क्योंकि उनसे इसमें के रिप्रोडक्शंस के पॉइंट बहुत अच्छे क्लियर हो जाएंगे और एल्गी के कुछ पॉइंट वो भी बहुत अच्छे क्लियर हो जाएंगे। लेकिन मैं उनके लिए उतना सजेस्ट नहीं करना चाहूँगा जितना मैं टीजीटी पीजीटी और ग्रेजुएशन के लिए इस वीडियो को सजेस्ट करना चाहूँगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ क्लैमाइडोमोनास के बारे में तो ये एक कंप्लीट एल्गा के रूप में जाना जाता है। अब कंप्लीट एल्गा मैं इनको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये एक ऐसे एल्गी होते हैं जिसके अंदर आपको पहली चीज़ तो सारे तरीके के रिप्रोडक्शंस देखने को मिलते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। अब आप कहोगे सर इसमें तो बहुत तरीके के सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो सब में होता है मैक्सिमम में, लेकिन ये कंप्लीट कैसे होता है? रीज़न ये है कि देखिए जब रिप्रोडक्शन जब आप मेरे प्रीवियस वीडियोस वगैरह में देखे होंगे तो मैंने आपसे उसमें बताया है कि रिप्रोडक्शन जो होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो कई टाइप्स के होते हैं, जैसे कि आइसोगैमस, ओगैमस, अनआइसोगैमस, ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस होते हैं वो कई डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं आइसोगैमस, ओगैमस, एनाइसोगैमस। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम ज़्यादातर देखते हैं कि किसी एल्गी में या किसी एल्गी में आपको जो है आइसोगैमस देखने को मिल रहा है, किसी में एनाइसोगैमस देखने को मिल रहा है, किसी एक में ओगैमस देखने को मिल रहा है। लेकिन क्लैमाइडोमोनास के अंदर हमें ये तीनों रिप्रोडक्शन देखने को मिलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, मतलब 3 टाइप के सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस हमें इसमें देखने को मिलते हैं। तो ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग बना देता है हमारे क्लैमाइडोमोनास को। तो ऐसे जितने भी एल्गी हैं जिनके अंदर हमें इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलती। दूसरी चीज़, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो इसमें होता है वो जूस्पोर के थ्रू भी होता है, एप्लानोस्पोर के भी थ्रू होता है, हिप्नोस्पोर के भी थ्रू होता है, पॉलमेलोस्पोर के भी थ्रू होता है। अब आप बोलोगे कि सर ये सब कैसे? देखिए क्या होता है कि अभी मैं आपको जब जैसे से आप आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में, जैसे से आप इस टॉपिक में आगे बढ़ेंगे, आपको काफ़ी चीज़ें जो है इसके बारे में जा करके आपको पता चलती रहेंगी। अब जैसे किसी किसी में आपको एप्लानोस्पोर देखने को मिलता है, किसी में आपको एप्लानोस्पोर देखने को मिलता है, किसी में आपको हिप्नोस्पोर देखने को मिलता है। तो ये सब क्या होते हैं? कंडीशंस होते हैं जो हमें एप्लानोस्पोर और ऊस्पोर्स के अंदर जो है वो देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे चलिए हम शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को और बताते हैं आपको क्लैमाइडोमोनास के बारे में कि कौन सी चीज़ें हमें इसमें ध्यान में रखनी है और क्या क्या चीज़ें हमें इसमें पढ़नी है। तो सबसे पहले देखिए क्लैमाइडोमोनास की मैं बात करूँ तो आपको पता है कि एल्गी में आपके कई जो है फैमिलीज होते हैं, कई जीनस होती हैं। उसी में से क्लैमाइडोमोनास जो है वो क्लोरोफाइसी को बिलोंग करता है। किसको बिलोंग करता है? क्लोरोफाइसी को बिलोंग करता है। अब क्लोरोफाइसी की अगर मैं बात करूँ तो उसके अंदर हम मैक्सिमम इस तरीके के एल्गी के बारे में पढ़ते हैं जिसमें जो ग्रीन कलर के होते हैं, जो कलर इन ग्रीन होते हैं, जिनका पिगमेंट जो है वो ग्रीन कलर देने का काम करता है। मैक्सिमम अगर मैं बात करूं तो क्लोरोफिल ए तो सभी में कॉमन होता है, बाकी इसमें क्लोरोफिल बी और भी डिफरेंट टाइप के क्लोरोफिल्स पाए जाते हैं जिनके कारण इनका कलर जो है वो ग्रीन कलर का होता है। पायरिनोइड जो होते हैं वो इसमें हमें प्रेजेंट देखने को मिलता है। ये पायरिनोइड को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। पायरिनोइड जो होते हैं वो हमें इसके अंदर पूरी तरीके से प्रेजेंट दिखते हैं। क्लोरोप्लास्ट में काफ़ी वर्सिटैलिटी दिखाई देती है, मतलब क्लोरोप्लास्ट के बहुत सारे स्ट्रक्चर, बहुत सारे तरीके के क्लोरोप्लास्ट जो हैं वो क्लैमाइडोमोनास में पाए जाएंगे, जिसको मैं वीडियो के आगे आपको बताता चलूँगा। तो पहली चीज़ तो ये, आराम से देखिए वीडियो को, थोड़ा सा आप आराम से देखेंगे तो काफ़ी चीज़ें आप गेन कर पाएंगे। दूसरी बात, एक चीज़ जो इनको सबसे कॉमन बनाती है वो ये है कि ये यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर होने के कारण हम ये भी कहते हैं कि भाई ये जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रिमिटिव होते हैं, मतलब काफ़ी समय पहले जो होते हैं ये मौजूद होते हैं। अगर मैं बात करूँ तो ये थोड़ा सा जो ठहरे हुए हल्के से जो थोड़ा रनिंग वाटर रहे लेकिन उतना ज़्यादा रनिंग ना करें, मतलब थोड़ा सा चलने वाला तरीके के जो वाटर होते हैं वहाँ पे आपको ये देखने को मिल जाते हैं। ठहरे हुए पानी में भी, स्टैग्नेंट वाटर में भी ये आपको देखने को मिलते हैं। बड़े बड़े जो वाटर टैंक्स होते हैं वहाँ पे भी आपको ये देखने को मिल जाते हैं। साथ में जो थोड़े से रनिंग वाटर होते हैं, सीवेज टैंक वगैरह होते हैं, सीवेज टैंक आप लोग जान लो जहाँ पानी की सफाई वफाई होती है, वहाँ पे भी ये हमें देखने को मिलते हैं। तो मतलब ये फ्रेश वाटर में भी रहते हैं, स्टैग्नेंट वाटर में भी रहते हैं, स्लो रनिंग वाटर में भी ये हमें देखने को मिलते हैं। मतलब एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि हर एक तरीके के इन्वायरमेंट इनके लिए सुटेबल होता है। अब बात करते हैं क्लैमाइडोमोनास के बारे में आगे की तरफ। तो क्लैमाइडोमोनास दिखने में ग्रीन कलर के होते हैं, इसलिए क्लोरोफाइसी के मेंबर होते हैं।
कुछ स्पेसीज इनकी ऐसी है जो टेरेस्ट्रियल भी होती है, मतलब कि वाटर की ज़रूरत तो होती है, लेकिन ये क्या करते हैं कि अगर कहीं पे वाटर नहीं है तो वो भी सर्वाइव कर जाते हैं। अगर आपको समझना है तो आप ऐसे समझिए, सिंपल सी बात है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपके यहाँ पे हैंड पंप है, नहीं है हैंड पंप कोई दिक्कत नहीं, नल है, जहाँ पे नल का पानी गिरता है आप उस जगह पे देखेंगे कि वहाँ पे ग्रीन ग्रीन कलर का रहता है, काफ़ी फिसलन रहती है, लेकिन आपका नल हमेशा तो खुला रहता नहीं, तो वो कुछ टाइम के लिए सूख जाता है वहाँ पे। लेकिन वहाँ पे वो जो एल्गी रहते हैं वो सर्वाइव करते हैं, वो सर्वाइव करते हैं, मतलब वो अपने आप को एक अनफेवरेबल कंडीशन में ढाल सकते हैं। अब वो कैसे ढालते हैं उसके बारे में मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। वो अपने चारों तरफ क्या करते हैं, म्यूसिलेज की लेयर बना लेते हैं, जिसके बारे में अभी मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। साथ में मैं ये भी बता दूं कि जो हमारे क्लेमाइडोमोनास होते हैं वो आपके ग्रीन मॉइस्ट सॉइल सरफेस पे जो है वो वहाँ पे भी ग्रो करते हैं। राइस फील्ड में हमें ये देखने को मिलते हैं, नदियों के किनारे हमें ये देखने को मिलते हैं। इनके अंदर जो इनको सर्वाइव कराता है, जो इनको सर्वाइव कराता है, मतलब जो अगर वाटर नहीं है और फिर भी जो इनको सर्वाइव कराता है, तो ये क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए ये नॉर्मल चलता है, जब तक इनको पानी मिलता रहता है, वाटर मिलता रहता है, ये नॉर्मली अपना काम वाम करते रहते हैं, ठीक है, उसमें इनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। लेकिन जैसे ही पानी की कमी होती है, इनके सारे जितने भी इनके स्पोर्स होते हैं, इनकी जो सेल वॉल्स होती है, वो सिक्रीट करना शुरू करती थी म्यूसिलेज की लेयर। अब ये जो म्यूसिलेज होता है ये इनको ड्राई होने से बचाता है, ठीक है, सॉल्ट कंसंट्रेशन बढ़ाता है, मतलब ड्राई होने से इनको बचाता है और इनको अनफेवरेबल कंडीशन में रहने के लिए स्पेशल बनाता है। उसी स्टेज को जिस समय ये अनफेवरेबल कंडीशन में अपने आप को होल्ड करती हैं, रेस्ट स्टेज में जाती हैं, वही चीज़ पॉलमेला स्टेज कहलाता है, जिसके बारे में मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। इनकी जो पॉलमेला स्टेज है, जब ये रेस्टिंग स्टेज में जाती हैं तो अपने चारों तरफ एक फिसलनदार लेयर बना लेती है म्यूसिलेज की, तो जिसको हम लोग स्कम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्कम। अगर आप स्कम के बारे में नहीं समझ रहे हो तो मैं आपको ऐसे बता दूं, जैसे कुछ लसलसा सा लुब्रिकेशन टाइप का, ठीक है, लसलसा सा जेली लाइक। तो वो जब ये क्या होता है, जहां पे आप वाटर नहीं देखोगे वहां पे ये लसलसा सा इन्वायरमेंट बना लेती हैं। आपको मैं बताता हूं ये आपको कहां देखने को मिलेगा। ये आपको देखने को मिलेगा मान लीजिए जहां पे आपके घर वगैरह, जो भी घर है आपका, घर पे जहां पे किचन वगैरह हो, जहां पे पानी हमेशा फ्लोट हो, देखेंगे वहां पे कोई ग्रीन कलर का अपीयरेंस शुरुआत में नहीं होता है, लेकिन वहां पे एक फिसलन आपको दिखाई देगी। कभी कभी ग्रीन कलर का हो भी जाता है तो वहां पे भी आपको फिसलन दिखाई देती है। वहां पे पानी नहीं बह रहा है, फिर भी वहां पे वो फिसलन और नमी आपको समझ में आएगी। तो वो नमी जरासर स्कम होती है, जो काफी ज्यादा फिसलनदार होती है, ठीक। ये मैंने कुछ एग्जाम्पल्स आपको बताए। अब जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने एग्जाम में देखा है आते हुए, वो ये कि जो हमारे क्लेमाइडोमोनास होते हैं वो क्रायोफाइट्स होते हैं। क्रायोफाइट्स कहने का मतलब ये कि मैंने कई पिछले वीडियो में भी आपको एल्गी के बताया है कि ये क्रायोफाइट्स होते हैं। क्रायोफाइट्स कहने का मतलब ये स्नो पे भी जर्मिनेट करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा कंडीशन में भी मतलब बहुत ज़्यादा स्नोइंग कंडीशंस में भी ये वहाँ पे भी ग्रो करते हैं। और जहाँ पे स्नो पे जो भी ये ग्रो करते हैं तो इनकी एक स्पेसीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पेसीज़ है, जिसके बारे में भी आप काफ़ी चीज़ें पढ़ेंगे। क्लेमाइडोमोनास निवेलिस। क्लेमाइडोमोनास निवेलिस जो हमारी स्पेसीज है, ये रेड कलर के स्नो का जो अपीयरेंस वाइट है उसको ये रेड कलर के अपीयरेंस देने की काम करती है, क्योंकि पूरा बर्फ पे क्या होता है, ये पूरा रेड रेड सा फैल जाता है, बर्फ पे पूरा ये रेड रेड सा फैल जाता है, जिसके कारण ये जो होता है पूरा बर्फ जो होता है वो पूरा रेड रेड दिखाई देता है। वो इसलिए क्योंकि इन एल्गी के अंदर जो पिगमेंट पाया जाता है उस पिगमेंट का नाम है हिमेटोक्रोम। क्रोम मतलब पिगमेंट, हीम वर्ड आ जाए तो भाई आप समझ लो आयरन वगैरह, और फिर इसी तरीके से आप जानते ही हो जैसे हीमोग्लोबिन, हिमेटोक्रोम, ठीक है। तो ये जो हिमेटोक्रोम होता है ये बेसिकली रेड पिगमेंट देने का काम करता है, यही चीजें हमें रेड कलर का बनाती हैं। और एक स्पेसीज है जिसका नाम है क्लेमाइडोमोनास येलोस्टोनेरिस, ये जो होता है ये ग्रीन कलर का अपीयरेंस देता है आपके स्नो पे। तो ये दो स्पेसीज, स्पेशली इसको आप थोड़ा सा मार्क कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब हम आगे बात करते हैं क्लेमाइडोमोनास के अगले डिटेल के बारे में। अब मैं बात करता हूं आपसे क्लेमाइडोमोनास के स्ट्रक्चर के बारे में। तो थोड़ा सा आप स्ट्रक्चर को देखिए, पहले आप स्ट्रक्चर को आपको देखना ही पड़ेगा। अगर आप यहां पे देखिए तो आपके यहां पे सीलियम या फ्लैजिला आपको देखने को मिल जाती है। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, यहां पे आपको कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल देखने को मिल रहे हैं। यहां पे आपको सेल वॉल देखने को मिल रही है। यहां पे आपको बड़ा सा न्यूक्लियस देखने को मिल रहा है। यहां पे आपको गोल्जी बॉडी भी देखने को मिल रही है। स्टार्च ग्रेन्यूल्स जो फूड का काम करेंगे, फूड रिजर्व का काम करेंगे, वो भी देखने को मिल रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया भाई प्लांट सेल है, मिलेगी। प्लाज्मा पायरिनॉइड, यस लुक एट दिस, ये हमारा पायरिनॉइड होता है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। इसके बारे में मैं एक अलग वीडियो ही बनाऊंगा
तो अभी आप पायरिनॉइड्स के बारे में जान लीजिए कि जैसे क्लोरोप्लास्ट वगैरह होता है तो वहाँ पे ये मौजूद होते हैं। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो ये आपके आई स्पॉट्स हैं जिनका काम आपके फ्लैजिला वगैरह को मूवमेंट कराने का बेसिकली होता है। तो इस आई स्पॉट को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मैं जूम करके आपको एक बार सारे स्ट्रक्चर को दिखा देता हूँ कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है। तो ये आपके आई स्पॉट्स होते हैं, आप देख सकते हैं। ये आपका जो है पूरा ये हॉर्स शू शेप का, कैसा, कहीं कहीं पे किताबों में हॉर्स शू शेप का, हॉर्स शू मतलब घोड़े की जो नाल होती है ना, जो पैरों में उनको पहनाई जाती है, ठीक है। तो ये देखिए बिल्कुल उसी तरीके से होती है ना, बिल्कुल इस तरीके से। देखिए मैं अलग से बना दे रहा हूँ, ये इस तरीके से। तो ये घोड़े की नाल जैसा या एच शेप का जो हॉर्स शू शेप का जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो हमें क्लैमाइडोमोनास में देखने को मिलता है। ये चीज़ नीट में भी, ये चीज़ ग्रेजुएशन में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये वाली जो लाइन पहले तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करता था। तो ये कुछ बेसिक स्ट्रक्चर, लेकिन ये स्ट्रक्चर से आपका काम नहीं बनेगा, आपको कुछ कमेंट्स को यहाँ पे पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि इनका जो शेप होता है वो थोड़ा पियर शेप का होता है, पायरिफॉर्म शेप का होता है। सेल वॉल जो होती है नो डाउट प्लांट है तो सेलुलोज किससे ही बनी हुई होगी, ठीक है, ये आप सब जानते हो। साथ में कुछ ऐसी स्पीसीज है जिनकी जो सेल वॉल होती है वहां पे पैक्टोज की लेयर देखने को मिलती है जो वाटर में डिसॉल्व होकर के जिलेटिनस कवरिंग देने का काम करती है, मतलब जिलेटिनस लेयर बनाने का काम करती है। कुछ स्पीसीज में इनकी जो पैक्टोज लेयर होती है वाटर में डिसॉल्व हो जाती है, जो एक जिलेटिनस लेयर बनाने का काम करती है सेल वॉल के ऊपर। अब यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो आपको पता है कि यूकैरियोटिक सेल में बेसिकली 80s राइबोसोम देखने को मिलता है। ये डेफिनेटली इसमें भी मिलते हैं, लेकिन इनके जो राइबोसोम जो हैं, थैलस जो होती है वो 80s राइबोसोम कंटेन करती है। लेकिन अगर मैं क्लोरोप्लास्ट की बात करूँ तो उसके, आपको पता है क्लोरोप्लास्ट भी जो है वो सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल है, तो उसमें भी हमें राइबोसोम देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे जो राइबोसोम है वो 70S टाइप के हैं। अब सेमी ऑटोनॉमस, अब यार इतने अगर आप जो है नहीं आ रहा होगा तो फिर प्रीवियस वीडियोस देखो, फिर कोई नहीं बता सकता। 70S राइबोसोम जो है वो प्रोकैरियोट्स में देखने को मिलता है, वो एक बैक्टीरियल राइबोसोम है। और वहीं पे अगर मैं बात करूँ 80S तो वो प्लांट और एनिमल में देखने को मिलता है, लेकिन इनमें जो 70S राइबोसोम है वो क्लोरोप्लास्ट में होता है, ठीक। बोथ फ्लैजिला और विप्लैस फ्लैजिला, जो फ्लैजिला इसमें आपको देखने को मिल रही है ये जो होती है ये विप्लैस नेचर की होती हैं। अब आप फ्लैजिला के टाइप्स पढ़ोगे तो उसमें कई टाइप्स होते हैं, एक्रोनिमैटिक टाइप, विप्लैस टाइप। तो कुछ स्पेसीज में विप्लैस देखने को मिलता है और कुछ में हमें एक्रोनिमैटिक भी देखने को मिलता है, रोए जैसे भी देखने को मिलते हैं। तो ये आपके फ्लैजिला हो गए। अब मैं बात करता हूं जो फ्लैजिलम होता है वो कहां से निकला रहता है, वो ब्लिफेरोप्लास्ट स्ट्रक्चर से निकला रहता है। यहां पे जो स्ट्रक्चर होता है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो भी फ्लैजिला वगैरह होती है वो ट्यूबुलिन जो होता है उससे बना होता है, जो माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं उनसे बने होते हैं। तो ये सब आप थोड़ा सा जानिएगा, ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया है कि ट्यूबुलिन प्रोटीन, सीलियम, ये सब चीज़ें जो होती हैं ये आपके माइक्रोट्यूब्यूल से जो होती है वो बनी हुई होती हैं। तो ये सब मैंने आपको एक स्पेशल वीडियो में बताया हुआ है सेल बायोलॉजी की, तो आप उसको भी देख सकते हो। यहाँ पे जो फ्लैजिला होती है वो जहाँ से ऑरिजिनेट होती है ब्रेसल ग्रेन्यूल या ब्लिफेरोप्लास्ट कहते हैं, मतलब इस एरिया को हम लोग ब्लिफेरोप्लास्ट कहते हैं जहाँ से ये ओरिजिनेट होती हैं। और यहाँ पे एक फाइन और यहाँ पे ऊपर की तरफ एक छोटा सा पोर होता है, कैनाल होता है पूरी तरह से, वहाँ से ये क्या होती है, ओरिजिनेट होती हैं इस एरिया से, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो लार्ज कप शेप्ड का आपको देखो अलग अलग किताबों में अलग अलग, कहीं हॉर्स शू, कहीं एच शेप, कहीं कप शेप्ड का क्लोरोप्लास्ट हमें देखने को मिलता है, जो पूरे साइटोप्लाज्म में जो होता है वो फैला होता है। ये बात सही है क्योंकि क्लोरोप्लास्ट को अगर आप एक नॉर्मल सेल के अंदर देखिए तो छोटा सा पड़ा रहता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया बेचारा पड़ा है। लेकिन यहाँ क्लोरोप्लास्ट की बहुत ज़्यादा डिमांड है क्योंकि इनकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है क्लैमाइडोमोनास की वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के मुकाबले। हर तरीके का रिप्रोडक्शन करना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। तो क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो यहाँ पे आपको काफ़ी बड़े देखने को मिलते हैं। बात करते हैं यहाँ पे द पायरिनॉइड आर कॉन्सर्न्ड विद सिंथेसिस ऑफ स्टार्च। जो पायरिनॉइड होते हैं वो बेसिकली क्लोरोप्लास्ट साथ काम करते हैं और ये स्टार्च की सिंथेसिस में रोल पार्टिसिपेट करते हैं। इन क्लोरोप्लास्ट देयर आर 2 to 6 थैलेकॉइड विच ज्वाइन टू फॉर्म ग्रेनम। और यहाँ पे देखिए कि अब यहाँ पे देखिए आपको पता है कि यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं ना जैसे क्लोरोप्लास्ट में ग्रेनम होता है, तो ग्रेनम जो होता है वो पूरा एक क्वाइन शेप का स्ट्रक्चर, लेकिन इसमें देखो इसमें आपके 5 से 6 आपके देखो 1 2 3 4 5 6 मतलब 5 से 6 जो होते हैं वो इसमें थैलेकॉइड होते हैं। और यही थैलेकॉइड आपस में जब पूरा हम इनको कंबाइंड फॉर्म में गिनते हैं तो इसको ग्रेनम कहते हैं। अगर एक की बात करेंगे तो इसको थैलेकॉइड बोलेंगे। तो इसमें 5 से 6 जो होते हैं वो हमारे 2 से 6 जो होते हैं वो हमारे थैलेकॉइड होते हैं। कहीं कहीं पे आपको 2 देखने को मिलते हैं, कहीं कहीं पे आपको 4 देखने को मिलते हैं। तो ये 2 से 6 के बीच में थैलेकॉइड आपस में ज्वाइंट रहते हैं और मिलकर क्या बनाते हैं, ग्रेनम।
क्लियर, आगे बढ़ा जाए। ये हो गया आपका स्ट्रक्चर। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे क्लेमाइडोमोनास के शेप की बात करता है कि जो क्लेमाइडोमोनास है उसके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो अलग अलग शेप का होता है। अगर आप इसके अंदर देखिए, यहाँ पे न्यूक्लियस बना लीजिए, नहीं किसी में नहीं बना, बस हम क्लोरोप्लास्ट बात करें, चाहे न्यूक्लियस बनाओ चाहे ना बनाओ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अब आप इसमें देखिए, इसमें हॉर्स-शू शेप का दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें हॉर्स-शू शेप का दिख रहा है जो सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलता है, ठीक है। एच शेप का दिखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप थोड़ा स्कैटर्ड है, राउंड फॉर्म में है, यहाँ पे अपना अलग अलग तरह का देखने को मिल रहा है। इसमें देखो पूरा ब्रेक फॉर्म में है और कोई शेप नहीं है, कोई एग्जैक्टली कोई शेप नहीं है, तो ये स्कैटर्ड फॉर्म में यहाँ पे है। तो अलग अलग में आपको अलग अलग तरीके के क्लोरोप्लास्ट जो है वो देखने को मिलते हैं। बेसिकली ज़्यादातर आपको एच शेप के क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलते हैं। द क्लोरोप्लास्ट इज जनरली एसोसिएटेड विथ पायरिनॉइड, जो पायरिनॉइड के साथ में जुड़े होते हैं विथ स्टार्च प्लेट, उनके चारों तरफ एक स्टार्च की प्लेट होती है। बट समटाइम्स पायरिनॉइड कैन बी मोर देन वन, कहीं कहीं पे आपको ज़्यादा पायरिनॉइड देखने को मिलते हैं, कहीं कहीं पे आपको कम पायरिनॉइड देखने को मिलते हैं। अगर मैं पायरिनॉइड की बात करूं तो दो पायरिनॉइड आपको क्लेमाइडोमोनास की एक स्पीसीज है जिसका नाम है क्लेमाइडोमोनास डेबरियाना। इसके अंदर आपको दो पायरिनॉइड देखने को मिलते हैं। इस पॉइंट को इंपॉर्टेंट कर लेना, पीजीटी वाले बच्चे, ग्रेजुएशन वाले बच्चे बस ध्यान देंगे, बस और कुछ नहीं। अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे बहुत सारे पायरिनॉइड, तो वो हमें गिगेंशिया में देखने को मिलते हैं। तो गिगेंशिया में, क्लेमाइडोमोनास गिगेंशिया में आपको जो है ज़्यादा पायरिनॉइड देखने को मिलते हैं एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर। बाकी क्लोरोप्लास्ट का शेप स्कैटर्ड भी हो सकता है, अलग अलग स्पेसीज में अलग अलग तरह का क्लोरोप्लास्ट हो सकता है, जो आपको इस डायग्राम में देखने को मिल रहा है, ठीक। अब अगर हम आगे बात करते हैं तो अपने एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट के बारे में, जो इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है, वो ये है क्लेमाइडोमोनास में रिप्रोडक्शन। तो देखिए, क्लेमाइडोमोनास में रिप्रोडक्शन को पहले मैं एक बार आपके सामने थोड़ा समराइज करना चाहूँगा। रिप्रोडक्शन तो देखिए इसमें दोनों होते हैं, एसेक्सुअल भी हो रहा है और साथ में इसमें सेक्सुअल भी हो रहा है, ठीक, क्लियर। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम देखते हैं बाई जूस्पोर, ठीक, साथ में इसमें बाई एप्लेनोस्पोर, साथ में बाई हिप्नोस्पोर, और साथ में इसमें हमें पॉलमेला स्टेज भी देखने को मिलती है। पॉलमेला स्टेज, स्पेलिंग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये आपको एसेक्सुअल में देखना है, ठीक है। सेक्सुअल की अगर मैं बात करता हूं आपसे, तो भाई सिंपल आइसोगैमस, ये हम लोग कंपैरिजन पढ़ेंगे अभी तुरंत, आइसोगैमस। दूसरा है हमारा एनाइसोगैमस, और फिर उसके बाद आखिरी है हमारा एनाइसोगैमस के बाद ऊगैमस। बहुत बेसिक डिफरेंस है, ये बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। आप लोगों को लग रहा है अरे बहुत बड़ा, आपको नहीं याद, कुछ नहीं, चलो आगे देखो। जूस्पोर, जूस्पोर क्या होता है? नॉर्मल स्पोर लेकिन उसमें फ्लैजिला आ जाए, नॉर्मल स्पोर लेकिन जब उसमें फ्लैजिला आ जाती है, वो मूवमेंट करने लगता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जूस्पोर कहते हैं। क्लियर, बस इतनी सी बात। अब देखिए कैसे होता है। देखिए ए नंबर डायग्राम को देखिए, एक प्यारा सा क्लेमाइडोमोनास आपको दिखाई दे रहा है। ये सब कलरफुल डायग्राम केवल यहीं पे आपको मिलेंगे, तो आप इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, यहाँ पे अगर आप देखिए तो एक नॉर्मल क्लेमाइडोमोनास आपके सामने आपको दिखाई दे रहा है। इस क्लेमाइडोमोनास के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म होगा, वो प्रोटोप्लाज्म के हेल्प से अंदर की तरफ दो स्पोर बनने शुरू हो जाएंगे। मतलब इसमें कौन सा डिवीजन होगा? इसमें शुरू हो जाएगा हमारा माइटोटिक डिवीजन, लेकिन ये माइटोटिक डिवीजन कैसा होगा? लॉन्गिट्यूडिनल, मतलब इस तरीके से इसके प्रोटोप्लाज्म डिवाइड करना शुरू करेंगे, और फिर 2 सेल, और फिर 2 सेल से आपके 4 सेल, इस तरीके से ये लगातार सेल्स को बनाते चलते हैं। तो पहले 2 सेल, फिर उसके बाद और भी ज़्यादा सेल्स डिवाइड करेंगी, और डिवाइड करते करते ये जूस्पोर जो हैं वो पूरा का पूरा, पूरे के पूरे सेल के अंदर हमारे जूस्पोर डेवलप करना शुरू हो जाते हैं। जब ये जूस्पोर डेवलप करते हैं, तो अब ये जो क्लेमाइडोमोनास है, अब ये नॉर्मल क्लेमाइडोमोनास से बदल गया जूस्पोरेंजियम में। जूस्पोरेंजियम बोले तो वो स्ट्रक्चर जिसके अंदर जूस्पोर होते हैं। जूस्पोरेंजियम मतलब स्पोर, जूस्पोर कंटेनिंग सैक, जूस्पोर कंटेनिंग सैक, वो सैक या वो बकेट जैसा जो जूस्पोर रखता हो अपने अंदर, उसको जूस्पोरेंजियम कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि ये जूस्पोर लगातार डिवाइड किए, चाहे आप इनको जूस्पोर बोलो चाहे आप इनको स्पोर बोलो, क्योंकि अभी इसमें फ्लैजिला नहीं है, ठीक है।
जब इनके अंदर क्या होता है कि जब ये जूस्पोरेंजियम के अंदर बहुत ढेर सारे हो जाते हैं, धीरे धीरे इसमें फ्लैजिला आनी शुरू हो जाती है। और जब इसमें फ्लैजिला आ जाती है और इनके नंबर्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो सेल वॉल पे प्रेशर पड़ता है, सेल वॉल पे प्रेशर पड़ता है, जिससे सेल वॉल ब्रेक हो जाती है। और सेल वॉल ब्रेक हो जाती है तो जो जूस्पोर है वो बाहर निकल आते हैं और बाहर निकल करके नया क्लैमाइडोमोनास बना लेते हैं। सिंपल सिंपल स्टेप, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। दिक्कत है थोड़ा वीडियो को पीछे करिए, एक बार और देख लीजिए। अब आगे चलिए। अब यहां पे देखिए, ये जो जूस्पोर है ये कंडीशन तब की है जब बढ़िया पानी वानी मिल रहा हो, अच्छे से एकदम कंडीशन फेवरेबल हो, कोई प्रॉब्लम है नहीं, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं कि भाई जर्मिनेट करना है कि नहीं करना है, ठीक, मतलब एकदम बिंदास जिंदगी मिल रही है, मतलब एकदम चांदी की चम्मच वाली हालत। तो सोचना ही नहीं है, बस आपको पैदा होना है, बड़े होना है, बस काम खत्म। ये जूस्पोर की कहानी है। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो काफी मर मर के बनते हैं, ठीक है, ऐसे स्पोर जो अनफेवरेबल कंडीशंस को खत्म होने का इंतजार करते हैं और फेवरेबल कंडीशन का इंतजार करते हैं, उन स्पोर को हम लोग एप्लैनो स्पोर कहते हैं। लेकिन एप्लैनो स्पोर और हिप्नो स्पोर ये दोनों अनफेवरेबल कंडीशन में ही डेवलप करते हैं। दोनों अलग अलग स्पेसीज के स्पोर्स हैं, एप्लैनो और हिप्नो की बात करूं तो। यहां पे अब क्लैमाइडोमोनास निवेलिस का एक अलग से एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लैमाइडोमोनास निवेलिस में जो बर्फ वाला था वो हिप्नो स्पोर भी बनाते हैं, ठीक है। तो ये हिप्नो स्पोर के थ्रू, तो देखिए क्या होता है कि अगर जैसे नॉर्मल पेरेंट सेल है, राइट, जैसे आप नॉर्मल क्लैमाइडोमोनास नॉर्मल पेरेंट सेल है, क्लैमाइडोमोनास कॉर्डेटा, कौन सा है, क्लैमाइडोमोनास कॉर्डेटा। मान लेते हैं कि ये नॉर्मल एक है भाई साहब क्लैमाइडोमोनास कॉर्डेटा या कोई भी क्लैमाइडोमोनास नॉर्मल सेल, कंडीशन स्लाइटली अनफेवरेबल हो गई, स्लाइटली अनफेवरेबल मतलब थोड़ा सा पानी वानी ड्राइनेस होइनेस आ गया, तो क्या होता है कि ये सेल, देखो जब भी कंडीशन अनफेवरेबल होती है तो कोई भी प्लांट सेल हो वो अपने बॉडी पार्ट्स को रेड्यूस करना शुरू करती है। जो पार्ट्स का उसको काम नहीं है वो उसको न्यूट्रिशन नहीं देती है। इस एल्गी को पता है, इस पेरेंट सेल को पता है कि भाई वाटर नहीं है, फूड अवेलेबिलिटी नहीं है, कंडीशन हमारे अनफेवरेबल है, तो ये अपने फ्लैजिला को रिमूव करती है। क्यों? क्योंकि ये जानती है कि हमको चलना तो है नहीं, अगर हम मूवमेंट करेंगे तो हमें एनर्जी चाहिए होगा, एनर्जी के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए होगा, ग्लूकोज चाहिए होगा, और ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ो, वाटर वगैरह नहीं भाई, कुछ नहीं मेरे पास तो भाई कुछ नहीं, वाटर आनी नहीं है तो हमें कहां से ऑक्सीजन या कहां से कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ नहीं, मतलब न्यूट्रिशन ग्लूकोज तो टूटने से रहा। तो ऐसी कंडीशन में क्या काम करते हैं कि ये अनफेवरेबल कंडीशन में चले जाते हैं, अपने फ्लैजिला वगैरह को रिमूव कर दिया, जो भी बॉडी के अदर पार्ट्स हैं जिनका कोई काम नहीं है उसको रिड्यूस कर दिया, और अपने चारों तरफ, ताकि ये सेल जो है सेल वॉल ब्रेक ना हो, सेल ड्राई ना हो, सेल सूखे ना, इसके लिए अपने चारों तरफ म्यूसिलेज की लेयर बना लेते हैं, ठीक है, थिन वॉल से उसको रिलीज करते हैं और उसके चारों तरफ अपने एक लेयर बना लेते हैं, और उसी लेयर को बना करके वो उसमें पड़े रहते हैं, रेस्टिंग कंडीशन में, नॉन मोटाइल कंडीशन में पड़े रहते हैं। ये इस तरीके से देखो, ये सब बढ़ गया। अब पड़े रहेंगे, अपने चारों तरफ एक लेयर बना लेंगे ताकि ये ड्राई ना होने पाए प्रोटोप्लास्ट की हेल्प से, ये ऐसे, और उसी के अंदर पड़े रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही कंडीशन फेवरेबल आती है, अगेन इनकी फ्लैजिला आ जाती है वापस, और ये जो, क्योंकि भाई फ्लैजिला क्या है यार, देखो फ्लैजिला मैंने क्या बताया था, अगर आपको याद होगा तो मैंने कहा था माइक्रोट्यूब्यूल जो हमारे सेल के अंदर होते हैं वो जब चाहें तब आपकी फ्लैजिला बना सकते हैं। समझ रहे हो मेरी बात की नहीं? क्योंकि हर सेल में माइक्रोट्यूब्यूल है, तो आप समझिएगा जरा सा। तो जो मैंने आपको बताया कि जो फ्लैजिला बन रही है वो बनेगी भाई, वो तो बननी है आपकी, ठीक, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो फ्लैजिला जैसे ही इनका रिमूवल हुआ, ये फ्लैजिला दोबारा से बनना शुरू हो जाएंगे। अब आगे की तरफ बात करते हैं। ऑन द अप्रोच ऑफ फेवरेबल कंडीशन, एप्लैनो स्पोर में जर्मिनेट दे डायरेक्टली और डिवाइड टू प्रोड्यूस जू स्पोर, ठीक, और जैसे कंडीशन फेवरेबल होती है दे कैन ग्रो, ठीक है। अब आगे देखिए, अब बात करते हैं हिप्नो स्पोर की। अब हिप्नो स्पोर की तरफ थोड़ा ध्यान रखिए। हिप्नो स्पोर भी एक्सट्रीम, देखो ये स्लाइटली अनफेवरेबल कंडीशन, मतलब जब थोड़ा सा मिल रहा है थोड़ा नहीं मिल रहा है तो भाई एप्लैनो स्पोर बनेगा, ठीक, इसकी सेल वॉल ठीक एवरेज टाइप की। लेकिन जब बहुत एक्सट्रीम अनफेवरेबल कंडीशन आ जाए, कैसी कंडीशन, एक्सट्रीम अनफेवरेबल कंडीशन आ जाए, तो उस सिचुएशंस में इनके किनारे किनारे एक थिक वॉल डेवलप करती है।
इनके किनारे किनारे उतनी थिक वॉल डेवलप नहीं करेगी, लेकिन इनके किनारे एक थिक वॉल डेवलप करती है। और ये जो थिक वॉल इसके किनारे डेवलप करती है, ये इसको प्रोटेक्ट करती है बाहर के एटमॉस्फेयर से। और जब कंडीशन नॉर्मल हो जाती है तो फिर ये क्या काम करते हैं कि ये फिर जैसे एप्लानोस्पोर जर्मिनेट करता है उसी तरीके से ये भी जर्मिनेट करते हैं। तो ये दो स्टेज तो आपको समझ में आ गई होगी। ये दोनों स्टेज अनफेवरेबल होती है, लेकिन एक स्टेज अभी और बची हुई है जो शायद बहुत इंपॉर्टेंट होता है ग्रेजुएशन के लिए। कभी कभी डायरेक्ट इसी नाम से क्वेश्चन आ जाता है शॉर्ट में, पॉलमेला स्टेज। कई बार आया है, मेरे टाइम में भी आया था। पॉलमेला स्टेज एक ऐसी कंडीशन है जिस कंडीशंस में बंच ऑफ जो स्पोर होते हैं, जो स्पोर्स होते हैं, वो अपने फ्लैजिला को रिमूव कर देते हैं एट अ टाइम ऑफ अनफेवरेबल कंडीशंस। और वो अपना जिस सैक में होते हैं वो 4-4, 5-5 के हिसाब से अपना एक सैक बना लेते हैं। और ये सारे के सारे जो स्पोर जो है अपने चारों तरफ म्यूसिलेज सिक्रीट करना शुरू कर देते हैं। तो इनका पूरा जो एटमॉस्फेयर होता है वो म्यूसिलेजिनस बन जाता है, जिलेटिनस बन जाता है। और जो पूरा एक शीथ का काम करता है, इन डॉटर सेल को प्रोटेक्ट करता है। और जब कंडीशन फेवरेबल होती है तो दे कैन ग्रो। तो इनका डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रेजुएशंस के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं अपने सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, जिसका नाम है लाइफ साइकिल, या जिसको आप लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी बोल सकते हो। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने आपको कहा कि हमें इसके अंदर 3 तरह के देखने को मिलते हैं, आइसोगैमस, अनआइसोगैमस, ओगैमस। ठीक, बेहद सिंपल सी डेफिनेशन है। आप अगर समझेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आएगा। चलिए यहां पे आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा। देखिए, ये एक वेजिटेटिव पेरेंट सेल है। इस पेरेंट सेल के अंदर गैमेट्स बनने शुरू होते हैं, मतलब इसके अंदर गैमेट्स मल्टीप्लाई करते हैं, गैमेट्स बनने शुरू होते हैं। पहले मैं राइट साइड की बात करता हूं, और हम बात कर रहे हैं आइसोगैमस टाइप की। किसकी बात कर रहे हैं? आइसोगैमस टाइप की। तो देखिए, आइसोगैमस हम उनको कहते क्यों हैं? इसके अंदर जो गैमेट्स बनते हैं, ये गैमेट्स, ध्यान सुनिएगा, ये गैमेट्स एकदम एग्जैक्ट सेम टू सेम होते हैं दिखने में। ये गैमेट्स दोनों जो इसके अंदर जितने भी गैमेट्स हैं, सारे के सारे गैमेट्स जो होते हैं वो बिल्कुल सेम टू सेम होते हैं दिखने में। देखिए, आप इन दोनों को देख के पता ही नहीं लगा सकते हो, क्योंकि मैंने कॉपी पेस्ट किया है, ठीक है। इसको देख के पता ही नहीं लगा सकते हो कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है। मतलब ऐसे गैमेट जिन्हें हम मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिफाई ना कर सकें कि हु वन इज मेल एंड हु वन इज फीमेल, तो ऐसे गैमेट्स को हम लोग आइसोगैमेट्स कहते हैं, सेम टू सेम मॉर्फोलॉजी। लेकिन जब ये आपस में एक दूसरे को फ्यूज करते हैं, जब ये आपस में एक दूसरे को फ्यूज करते हैं, तो हम एक को प्लस मान लेते हैं और एक को माइनस मान लेते हैं, क्योंकि दो अपोजिट स्ट्रेन ही आपस में फ्यूज कर सकते हैं। ये दोनों गैमेट्स ऐसे गैमेट्स जो दिखने में डिफरेंट ना दिखें, सेम दिखें, लेकिन फिजियोलॉजी डिफरेंट हो, एक प्लस हो या एक मेल हो या एक फीमेल हो या एक प्लस हो या एक माइनस हो, तो ऐसे गैमेट्स को हम आइसोगैमेट्स कहते हैं। ये दोनों जब फ्यूज करते हैं तो इस कंडीशन में ये क्वाड्रिफ्लैजिलेट हो जाते हैं। मतलब इनमें टेट्राफ्लैजिलेट आप बोल सकते हो, क्वाड्रिफ्लैजिलेट बोल सकते हो, क्वाड्रिफ्लैजिलेट बोलते हैं। ये जब 4 फ्लैजिला इसमें आपको दिखाई दे, 1 2 3 4 फ्लैजिला दिखाई दे, तो ये समझ लो कि ये फ्यूज कर रहे हैं ये। और ये फ्यूज जब करते हैं तो ये अपने जो न्यूक्लियस वगैरह होता है उसको ट्रांसपोर्ट करता है मेल गैमेट्स फीमेल के पास, और ये फ्यूज करके, अब यहां पे थोड़ा समझने वाली बात है, जब ये फ्यूज करते तो इनकी फ्लैजिला रिमूव हो जाती है। अब यहां पे आपको 2 स्टेप दिखाई दे रही, जाइगोट या जाइगोस्पोर। अगर कंडीशन फेवरेबल है तो कहेंगे भाई जाइगोट बनाओ। क्या बनाओ? जाइगोट बनाओ, काम खत्म करो, जाइगोट बनाओ। लेकिन अगर कंडीशन अनफेवरेबल है, तो ये क्या बनाएंगे? जाइगोस्पोर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? जाइगोस्पोर, और फिर जाइगोट बनाएंगे। ठीक, तो कंडीशन अगर फेवरेबल है तो ये जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट के बाद क्या होगा कि इनकी मियोसिस होगी, और मियोसिस होने के बाद ये नए पेरेंट सेल बना लेंगे। साथ में इनकी दूसरी तरफ से भी लाइफ साइकिल चलती है। कभी कभी ये दोनों गैमेट्स लैटरल फ्यूजन करते हैं, और लैटरल फ्यूजन करने के बाद, मतलब कि इस तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में ना फ्यूज करके
बाकी गैमेट सेम रहेंगे, गैमेट सेम रहेंगे, अपोजिट साइड से फ्यूज करेंगे। ये भी 4 फ्लैजिला होंगे, देखिए यहाँ पे 4 फ्लैजिला और बगल बगल से फ्यूजन होगा और फ्यूजन होने के बाद जो है ये जाइगोट बना लेंगे। ठीक, अब ये जो जाइगोट आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है, फिर इसी में आपका डिवीजन होगा और डिवीजन के बाद इसमें डिवीजन के बाद हमारा नया पेरेंट सेल बन करके तैयार हो जाएगा इस तरीके से। ये आइसोगैमस टाइप का है। कैसा है? आइसोगैमस टाइप का। ठीक, अब यहां पे हम बात करते हैं ऊगैमस की। किसकी बात करते हैं? ऊगैमस की बात करते हैं। अब अगर आप अनआइसोगैमस, ये बगल में जो आपको लाइफ साइकिल देखने को मिल रही है ये अनआइसोगैमस टाइप की है। देखिए यहां पे दोनों सेम टू सेम थे, लेकिन यहां पे मेल फीमेल गैमेट जो है, यहां तक तो फेज चलो बन गए। अब डिवाइड करके ये इसके बाद की फेज बता रहे हैं कि जो गैमेट्स बन रहे हैं उसमें अगर आप देखिए तो फीमेल गैमेट जो है वो थोड़ी सी क्या है? बड़ी है। मोटाइल तो है लेकिन थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन मेल मोटाइल भी है, थोड़ा छोटा है। फ्यूजन उसी तरीके से होगा। अनआइसोगैमस गैमेट्स भी उसी तरीके से दोनों आपस में न्यूक्लियस मिलेंगे, जाइगोट बनेगा, फिर ये जाइगोट डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन ये आगे जाकर के मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके फिर मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके नया आपका बना लेंगे वेजिटेटिव सेल। ये लाइफ साइकिल। बस अंतर क्या था? इसमें दोनों गैमेट्स मेल फीमेल दोनों कहते थे, प्लस माइनस दोनों कैसे थे? सेम टू सेम थे। इसमें क्या है? डिफरेंट है। इसमें माइनस अलग है, प्लस अलग है। प्लस जो है मेल को माना है वो छोटा है और फीमेल जो है वो थोड़ी बड़ी है। अनाइसो में इतना डिफरेंस है, बाकी दोनों मोटाइल है। लेकिन अब एक और है ऊगैमस। इसमें भी फीमेल जो होती है वो बड़ी होती है, लेकिन डिफरेंस कहां पे आता है? डिफरेंस आता यहां से है कि जो इसकी जो फीमेल होती है वो साइज में बड़ी तो होती है लेकिन नॉन मोटाइल होती है। ये कभी भी मेल गैमेट्स के पास में नहीं जाती है, मेल गैमेट्स ही इसके पास आता है। तो इस तरीके का तो हमारे अंदर भी है। हमारा स्पर्म मोटाइल होता है, लेकिन हमारी जो टेल होता है हमारे स्पर्म में, लेकिन जो हमारी फीमेल्स होती हैं, फीमेल मतलब ओवम होता है, वो उसमें आपकी टेल है। बाकी मोटाइल हैं, वो भी मूवमेंट तो करती हैं ना, सीलिया के थ्रू फ्लैलोपियन ट्यूब में मूवमेंट करती हैं। ठीक है, लेकिन नहीं। ठीक, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ जो मेल गैमेट बन रहा है उसको हम लोग एंथ्रोजॉयड नाम देते हैं। अब ये किस में देखने को मिलता है इसको मैं थोड़ा सा आपको अच्छे से बताता हूँ, क्योंकि मैक्सिमम प्लांट में आपको देखने को मिलेगा। देखिए, अगर आप हाइयर एल्गा को देखोगे, अगर आप हाइयर एल्गा को देखोगे तो हाइयर एल्गा में क्या होता है कि जो फीमेल होती है वो फीमेल गैमेट बनाती है, राइट? फीमेल गैमेट बनाता है। इसमें क्या होता है कि फीमेल के पास में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, उगोनियम समथिंग लाइक दैट, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है जो फीमेल गैमेट बनाता है। वहीं पे दूसरी तरफ हाइयर एल्गा में जो मेल होता है उसमें एंथ्रीडियम भी मान लो है, अगर एंथ्रीडियम जैसा स्ट्रक्चर हो तो ये एंथ्रीडियम के अंदर डेवलप होता है एंथ्रोजॉइड्स। जैसे हमारे अंदर है ना स्पर्म का डेवलपमेंट हो रहा है, राइट? उसके पहले स्पर्मेटेड्स और डिफरेंट टाइप के स्टेज, उसी तरीके से इनकी जो आखिरी, जैसे आप एंथर मानो, जैसे आप एंथर बोलते हो, एंथर है, एंथर के अंदर जो गैमेट्स होता है वो क्या होता है? पॉलन। तो बस यही पॉलन, यही पॉलन है एंथ्रोजॉइड्स। ये छोटा है पॉलन। देखो हमारे अंदर पॉलन मूव करता है कि नहीं करता है? बताओ, पॉलन ही मूव करके जाता है कि नहीं जाता है? पॉलन छोटा भी होता है, एम्ब्रियोसाइक ओव्यूल काफी बड़ा होता है। तो फीमेल जो गैमेट्स है वो नॉन मोटाइल होता है ऊगैमस में। ये कैसा टाइप का पढ़ा है? ऊगैमस। ठीक है। और मेल जो है वो एंथ्रोजॉइड्स है, छोटा होता है। गया फ्यूज किया, इसमें देखो डाइफ्लैजिलेट है, इसमें जो फ्यूजन हो रहा है डाइफ्लैजिलेट, इसमें 4 फ्लैजिला नहीं है, और फ्यूज करके जाइगोट बना लिया। डिफरेंस पता चल गया ना केवल कहां कहां है, बस। और फिर यही जाइगोट जो है वो क्या काम करेंगे? डिवाइड करेंगे। यही जाइगोट डिवाइड करके नया क्लेमाइडोमोनास बना लेंगे, क्योंकि क्लेमाइडोमोनास कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है। तो सिंपल है, सिंपल है कि नहीं है? बताओ, एकदम सिंपल। तो इसी तरीके से हमें जो है वो रिप्रोडक्शन जो है, लाइफ साइकिल जो है, यही है। अब अगर आप लाइफ साइकिल की बात करोगे तो सिंपली चाहो तो भाई आपको लाइफ साइकिल में ड्रॉ भी करवा दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं। आप भाई लाइफ साइकिल को ड्रॉ करना है कर लो। देखो इधर ध्यान दो, मैं ना वो करवा दे रहा हूं। सबसे पहले आउटलाइन जो मैं बना रहा हूं ये मैं आइसोगैमस वाला बना रहा हूं, ठीक है? बाकी आप समझ लीजिएगा, आइसोगैमस उगैमस में कोई दिक्कत नहीं। देखो आइसोगैमस में क्या हो रहा है, सबसे पहले देखो एक पेरेंट सेल है। क्या है बेटा? पेरेंट सेल है, राइट? पेरेंट सेल। ये जो पेरेंट सेल है
इस पेरेंट सेल में क्या हुआ, मल्टीप्लिकेशन हुआ। क्या हुआ, मल्टीप्लिकेशन हुआ। ठीक, मल्टीप्लिकेशन के बाद आपने क्या देखा, इसमें क्या हुआ, आपने देखा कि मल्टीप्लिकेशन के बाद इसके अंदर हुआ ये कि इसके अंदर गैमेट्स बने। क्या बने, गैमेट्स बने। ये जो गैमेट्स बने, इन गैमेट्स में दो गैमेट्स थे, एक हम लोग बोल दिए मेल गैमेट्स, मेल गैमेट्स, मेल गैमेट्स, और एक बन गया हमारा फीमेल गैमेट्स। ठीक है, फीमेल गैमेट्स। दोनों कैसे थे, दोनों कैसे थे, गैमेट्स, गैमेट्स। ठीक है, दोनों कैसे थे, दोनों थे आइसोगैमेट्स, आइसोगैमेट्स, आइसोगैमस, सेम साइज ना। ठीक है, सेम 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 मॉर्फोलॉजी। फिर इन गैमेट से क्या हुआ कि अब ये दोनों गैमेट जो थे फ्यूज कर गए, फ्यूजन। जब फ्यूजन हुआ तो ये क्या बन गया, उसके बाद ये बन गया बेटा जाइगोट, जाइगोट। अब जब ये जाइगोट बन गए तो जाइगोट के बाद ये दो कंडीशन को अप्लाई किया, या तो ये रेस्टिंग कंडीशन में जाएंगे, अनफेवरेबल, अनफेवरेबल, तो ये क्या बना लेंगे, जाइगोस्पोर, जाइगोस्पोर बना लेंगे। ठीक, या फिर ये जाइगोट बना लेंगे। यही जो जाइगोट है ये आगे जाकर के क्या करेगा, डिवाइड करेगा इनका साइटोप्लाज्म, डिवाइड करेगा साइटोप्लाज्म, और डिवाइड करके ये हैप्लॉइड बन जाएंगे, हैप्लॉइड क्लैमाइडोमोनास, और ये जाकर के पेरेंट सेल बना। सिंपल। अब यही पेरेंट सेल में आप एसेक्सुअल दिखा दीजिए, सिंपल सी पेरेंट सेल हुआ। फिर वो अपना जो स्पोरेंजिया बनेगा, जो स्पोरेंजिया बनेगा, और जो स्पोरेंजिया में क्या होगा, जो स्पोर होगा, और जो स्पोर ही आगे जाकर के डेवलप कर क्या बना लेगा, पेरेंट सेल बना लेगा। सिंपल, ये लाइफ साइकिल है इनकी। ठीक है, तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद है वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा यूट्यूब चैनल को हमारे, ताकि आपको ऐसे ही कलरफुल वीडियोस और अच्छे एक्सप्लेन वीडियो आपको ऐसे ही मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।